Subscribe to our channel for more exciting stories. And don't forget to like, share, and comment. आहा, अपनी रजाई में सोने का भी अलग ही मजा है। मैं तो इसके बिना रह ही नहीं सकती। माँ, मैं अपने ससुराल इसी रजाई को ले जाऊंगी। अरे पागल है क्या? ससुराल में पुरानी रजाई ले जाएगी, नया रजाई ले जाना तू। अरे माँ, मेरी नई रजाई देखो कितनी नई लगती है। तो फिर कोई और रजाई ले जाकर क्या करूंगी? वैसे भी यही है जो मेरी फेवरेट है और आरामदायक नींद आती है। ठीक है, तू इसी रजाई को ले जाना। इतने में आगती एक बच्ची को लेकर, अरे चाची जी, मैं जहाँ सो रही हूँ वहाँ शालिनी ठीक से रजाई नहीं ओढ़ पा रही है। बाकी लोगों ने भी रजाई ओढ़ी हुई है, तो इसके लिए कम पड़ रही है। आप इसे एडजस्ट कर लो कहीं और। ठीक है, तुम सो जाओ, मैं शालिनी को एडजस्ट करती हूँ। अनन्या, तू अकेले सो रही है, शालिनी को अपने साथ सुला ले। नहीं मम्मी, मैं अपनी रजाई किसी को नहीं दूंगी। ये रजाई सिर्फ मेरी है, मुझे अकेले सोने दो। कैसे जिद कर रही है छोटी, बच्ची को अपने साथ रजाई में नहीं सुला सकते। ससुराल जाएगी ना तो तेरी सारी जिद निकल जाएगी। वहाँ तेरे कौन ये नखरे उठाएगा? अरे माँ, मेरा पति मेरे नखरे उठा लेगा, आप उसकी टेंशन मत लो। हाँ, मुझे क्यों टेंशन होने लगी? जब ससुराल जाएगी तो सब पता चल जाएगा। आजा शालिनी, तू मेरे साथ सो जा बेटा। शारदा अपने साथ उस छोटी सी बच्ची को रजाई में सुला देती है। दरअसल अनन्या को अपनी रजाई इतनी पसंद थी कि उसने पहले भी कभी किसी से शेयर नहीं की थी। अगले दिन हल्दी मेहंदी की रस्में होती हैं और फिर बिचौला हरिप्रसाद धूमधाम से अनन्या की शादी अमित से करवा देता है। ठंड में बहू अपने ससुराल में जब गृह प्रवेश करती है तब गरीब घर को देखकर उसके सारे सपने टूट जाते हैं। ये क्या? हरिप्रसाद जी ने तो बोला था काफी अच्छा ससुराल है, किसी चीज की कमी नहीं होगी। लेकिन मेरी नजरें जहाँ तक गईं, ससुराल ही खत्म हो गया। माँ जी, मेरा कमरा कहाँ है? बहू, कमरा वमरा नहीं है तेरे ससुराल में। हम सब लोग यहीं साथ में सोते हैं। हरिप्रसाद जी ने बताया नहीं? उन्होंने तो ऐसी कोई बात नहीं बताई, बस ये बताया ससुराल में सदस्य ज्यादा हैं और परिवार बहुत अच्छा है। तुम्हारा ससुराल भी अच्छा है रहने लायक। मुझे नहीं पता हरिप्रसाद जी ने तुम्हारे परिवार वालों से सच्चाई क्यों छुपाई, लेकिन अनन्या, मैं मेहनत करके कमरा बनवा लूंगा, जब तक तुम्हें मेरा साथ देना होगा। जी ठीक है, मैं आपका साथ जरूर दूंगी। हाँ बहू, मेरा बेटा बहुत मेहनती है, तू थोड़ा सा उसका साथ देना बस, और संयम रखना। जी पापा जी। चल बहू, मैं तुझे तेरे ससुराल वालों से मिला देती हूँ। ये तेरी छोटी नंद पायल, बड़ी नंद सुनीता और उसके पति विकास, और हम सबको तो तू जानती है। ये तेरा देवर रोहन। हेलो भाभी, किसी चीज की दिक्कत हो तो बताना, मैं आपका छोटा भाई जैसा हूँ। जी देवर जी। ओहो, ठंड लग रही है माँ जी। हाँ, देर रात हो गई है, मैं सोने की व्यवस्था करती हूँ। पायल बिस्तर बिछा। पायल माँ के साथ मिलकर जमीन पर दरी कंबल बिछा देती है, जिस पर सब फटाफट आकर लेट जाते हैं। बहू कपड़े बदल कर आती है, लेटती है, लेकिन उसे ही रजाई नहीं मिलती है। माँ जी, थोड़ी सी और रजाई दीजिए ना, मुझे बिल्कुल भी रजाई नहीं मिल रही, मैं कांप रही हूँ। हाँ बहू, देती हूँ। अरे थोड़ी सी रजाई बहू को भी दे दो। सावित्री रजाई खींचती है तो कोने में सो रहे रोहन और पायल से रजाई हट जाती है और वह भी खींचने लगते हैं, जिससे फिर बहू उगड़ जाती है। माँ जी, मुझे बहुत ठंड लग रही है, मुझे रजाई ओढ़ने का बिल्कुल भी नहीं मिल रहा है। देखिए ना, आप इतने सारे जने एक ही रजाई में क्यों सो रहे हैं? अरे बहू, तेरे पूरे ससुराल वालों पर एक ही रजाई है, इसी से ही काम चलाना होगा। अजी, थोड़ी रजाई दिलवा दीजिए ना, मुझे बिल्कुल भी नहीं मिल रही। हाँ बहू, रुक। अरे, मुझे कॉलेज जाना है, मेरी तबीयत खराब हो गई तो कौन जिम्मेदार होगा? दीजिए ना मुझे रजाई ओढ़ने को। अरे मेरी नौकरी का पहला दिन है, मैं बिना रजाई मर जाऊंगा, दो ना। अनन्या, थोड़ा संभाल लेना, मैं इनके सामने कुछ नहीं कह पाता। अरे लेकिन मैं भी तो परेशान हो रही हूँ। ठीक है, कुछ कंबल ही दे दीजिए। वो तो नहीं है यार, ये एक ही था, एक बिछा लिया ताकि जमीन पर ठंड न लगे। सुन बहू, तू थोड़ा एडजस्ट कर ले, घर में मेहमान भी है ना।
तू इस पतली चादर को ओढ़ ले। वैसे भी जिस रजाई के लिए तू लड़ रही है वो जगह जगह से फटी हुई है, तुझे वैसे भी हवा लग जाएगी। माँ जी, आप सब लोगों ने ठीक नहीं किया। मैं नई बहू हूँ और मुझे कोई रजाई नहीं दे रहा। अगर मैंने अपनी रजाई निकाल ली तो मेरी रजाई के लिए भी हाहाकार मचाकर लड़ेंगे। फिलहाल ऐसे ही सो जाती हूँ। नई बहू हूँ, मेरा बोलने या कुछ करना अच्छा नहीं लगेगा। बेचारी बहू ठंड से कांप रही होती है, पतली चद्दर में सोई हुई होती है और पूरा ससुराल एक रजाई को ओढ़कर आराम से सो रहा था। सुबह हो जाती है। सास बहू को उठाती है। अरे बहू, अनन्या बहू, उठो, सुबह के 5 बज रहे हैं। जल्दी से नहाकर खाना बनाने की शुरुआत करो। माँ जी, पूरी रात टिठुरती रही हूँ, थोड़ा तो सोने दीजिए। अब जाकर रजाई मेरे हिस्से में थोड़ी आई है। अरे बहू, ऐसे नहीं चलता। तुम घर की नई बहू हो, थोड़ा तुम्हें भी घर देखना होगा ना, वरना लोग कैसी बातें बनाएंगे। चलो उठो उठो। जी माँ जी। अनन्या उठ जाती है। नहा धोकर घर वालों के लिए उसे ढेर सारा खाना चूल्हे पर बनाना पड़ता है। चूल्हे का धुआं भी उसकी आंखों को जला रहा था। हाँ, मेरी आंखें। सोचा था नए ससुराल जाकर अपने सारे सपने पूरे करूंगी, पति के साथ घूमूंगी, सबकी सेवा करूंगी। मिट्टी के चूल्हे वाला किचन नहीं होगा, कोई मॉडर्न ही होगा। लेकिन देखो क्या नसीब में आया। पति भी मेरी किसी बात क्यों नहीं सुन रहा। अरे भाभी, अपने आप से क्या बड़बड़ा कर बातें कर रही हो? वैसे तुमने काले चने, पूरी और आलू गोभी की सब्जी बनाई है ना? हाँ दीदी, बन रहा है, लेकिन इस धुएं को कम करके सही से आग जला दो। मुझे जलाना नहीं आ रहा है। मेरे घर में ऐसा चूल्हा नहीं था ना। अरे इसमें एक उपला और पतली लकड़ी डालो और इस फुकनी से धीरे धीरे हवा मारो, अपने आप आग लग जाएगी। अरे वाह, ये तो आसान था। कुछ ही देर में सारा खाना पक जाता है और बहू सबको परोसती है। अरे भाभी, खाना तो बहुत बढ़िया बनाया आपने। जरा और गोभी आलू देना। जी ये लीजिए। और बहू, मुझे भी देना। भाभी, मुझे भी चने दे दो। और मुझे हलवा दे दे बहू। माँ जी, हलवा तो आपके पास ही रखा है। फिर भी बहू, तू ही दे अपने हाथ से। जी माँ जी। कैसे पागल ससुराल वाले हैं मेरे। मेरी तो किसी को पड़ी ही नहीं है। मुझे भी भूख लग रही है, ऊपर से ठंड लग रही है। अपना नया स्वेटर निकाल लेती हूँ। खाना परोसने के बाद अनन्या अपना स्वेटर पहनकर आती है तो उसका नया स्वेटर पायल को पसंद आ जाता है। वाह भाभी, ये स्वेटर तो आप पर बहुत अच्छा लग रहा है। मुझे कॉलेज के लिए लेट हो रहा है। अपना ये स्वेटर दे दो ना, मैं आकर आपको वापस कर दूंगी। अरे मैं तुमको दे दूंगी तो खुद क्या पहनूंगी? रात भर भी ठंड में रही हूँ। अरे तो भाभी, मैं भी तो ठंड में ही रही हूँ। आप तो घर पर हो। ये लोग मेरे स्वेटर से एक्सचेंज कर लो, इसे पहन लो और मुझे अपना दे दो। हाँ भाभी, दे दो, दोपहर तक की ही तो बात है। ठीक है पायल, ले लो। और नया स्वेटर है, संभाल कर पहनना, गंदा मत करना। अरे भाभी, आप तो ऐसे बोल रही हो जैसे मैं कोई छोटी बच्ची हूँ और फाड़ कर लाऊंगी। नहीं नहीं दीदी, ऐसी कोई बात नहीं है। दरअसल मेरे पास कोई स्वेटर नहीं है और पहनने के लिए। ले बहू, मेरी शॉल ले ले, ज्यादा ठंड लगे तो। हे भगवान, नई बहू इतनी पुरानी शॉल पहनेगी तो आसपास के लोग क्या बोलेंगे। खैर, ठंड से बचने के अलावा और मैं कर भी क्या सकती हूँ। जी माँ जी। पायल अपनी भाभी का नया स्वेटर पहनकर चली जाती है और अनन्या उसका पुराना स्वेटर पहनकर सास की शॉल ओढ़कर काम करती है। कभी ठंडा पानी में बर्तन धोती है, कभी घर वालों के कपड़े। ऐसे ही रात होने को आती है। खाना खाने के बाद सब बिस्तर पर लेट जाते हैं और फिर से एक फटी हुई रजाई की खींचतानी शुरू हो जाती है। अरे क्या है ये, मुझे दो ना। मैं कल भी ठीक से नहीं सो पाया था, सारी हवा अंदर जा रही थी। कल तो तेरी वजह से मैं और ये ढंग से सो नहीं पाए। अरे शांति शांति, आराम से सब घुस जाओ। एक रजाई ही है सोने के लिए। अरे वही तो बेटा, मैं इन सब से बोल रहा हूँ, लेकिन कोई सुनता नहीं है। अरे ये मेरा है, मुझे दो, मुझे नींद आ रही है। रजाई का पंगा देखकर मुझे नहीं लगता कि मुझे आज भी रजाई मिलेगी। और रजाई तो देखो, खींच खींच कर इन्होंने और रुई निकाल दी है। लड़ना बंद करोगे? रजाई दो, सारी रुई निकाल दी। रजाई की खींचातानी खत्म नहीं होती। पूरा परिवार एक रजाई में घुसकर इधर उधर से खींचता है कि जगह जगह से रुई निकल जाती है और रजाई भी फट जाती है। लो, हो गई गड़बड़।
सो जाओ सबके सब। क्या जरूरत थी इतना खींचतानी करने की? तुम लोग समझते नहीं हो। अब ये था, लेकिन अब किस में सोएंगे? ऊपर से इतनी ठंड लग रही है। वही तो देख लो कैसे तुम्हारे बच्चे हैं नास पीते कहीं के। अरे भाभी, आप अपने दहेज में कुछ नहीं लाई हो क्या? कोई पन्नी सी तो थी बड़ी सी। इन्हें तो मेरी रजाई के बारे में पता चल गया। दे देती हूँ। नहीं दूंगी तो और गलत लगूंगी। कहीं मेरी फेवरेट रजाई के साथ भी ऐसा ना कर दें। मैंने आज तक अपनी रजाई किसी से भी शेयर नहीं करी, लेकिन यहाँ देखो सबको देनी पड़ेगी। बहू सोच क्या रही है? रजाई लाई है क्या? हाँ हाँ माँ जी, रजाई लाई हूँ। है सच में? मैं लेकर आता हूँ। ओहो, अब तो नई रजाई में सोने का और अलग मजा आएगा। अरे वाह, कितनी नरम और मुलायम है। ऐसी रजाई में तो मैं 24 घंटे सो सकता हूँ। हाँ सच में, अगर अनन्या तुम रजाई लाई थी तो कल ओढ़ लेती। इतनी ठंड में क्यों सोई? जी मुझे याद नहीं था, वरना सो जाती। अब आप थोड़ा सा उधर हो जाइए, मुझे ओढ़ने के लिए कुछ मिल नहीं रहा। चलो अब थोड़ा इधर उधर हो जाओ, बहू को भी सोने दो। बहू की रजाई है। बहू कहती रहती है ठंड में, ठिठुरती रहती है, लेकिन ससुराल वालों को कोई फर्क नहीं पड़ता। पूरी फौज बहू की नई रजाई में चैन की नींद सो जाती है और बहू कल रात की तरह पतली चद्दर में ठिठुरती है। और यही अनगिनत दिनों तक होता रहता है। बहू की रजाई ही उसे ओढ़ने को नहीं मिलती। दिन का काम खत्म करके अपनी रजाई लेती है तो सुनीता और सास, अरे बहू, तूने इस टाइम रजाई क्यों खोली? ये कोई सोने का समय है? हमारे घर का सारा काम कर चुकी हूँ मैं। इतने दिन से ठंड में बिना रजाई के सो रही हूँ। नींद पूरी भी नहीं हो पाती। सुबह जल्दी उठ जाती हूँ, इसीलिए 1-2 घंटे के लिए सोने जा रही थी। ठंड थकावट दोनों है। माँ जी हाँ कर दो, मुझे मेरी फेवरेट रजाई में अकेले सोने का मौका मिल जाएगा। अरे बहू, इस टाइम किसी ने तुझे सोता हुआ देख लिया तो लोग क्या बोलेंगे? वैसे आइडिया बुरा नहीं है। मुझे भी नींद आ रही है भाभी के साथ, मैं भी सो जाती हूँ। ठीक है, जब सारा काम हो रखा है, दोपहर में भी ठंड है तो मैं भी सो जाती हूँ। सो जा बहू। बहू अपनी नई रजाई में जैसे ही सोती है तो घर के बाकी लोग भी सोने को आ जाते हैं। देवर और पति तो काम पर गए होते हैं, लेकिन फिर भी रजाई की खींचतानी मचती है। माँ जी एक एक करके सब आ गए। देखो ना, रजाई कोई ठीक से दे ही नहीं रहा। आप बोलो ना मुझे थोड़ा आराम करने दे। दिन भर काम करती रहती हूँ, वैसे भी ठंड में काम कर। थोड़ी चिल्लम चिल्ली के बाद सब सो जाते हैं। आधे घंटे बाद ससुर उठता है। अरे शाम के 4 बज रहे हैं, ठंड हो रही है सावित्री, उठ चाय बना दे। मुझे मत उठाओ, बहू से बोल दो। बहू उठ, अपने पापा जी के लिए चाय तो बना दे। भाभी जी मेरे लिए भी बना देना। भाभी भाभी उठो, भाभी भाभी उठो, चाय बना दो। सबके चाय का टाइम हो गया है। लेकिन अभी तो आधा घंटा हुआ है मेरी आंख लगे हुए। आप सभी सो लिए लेकिन मैं तो नहीं सोई। मेरे तो समझ नहीं आता कहाँ आकर फंस गई हूँ। सारी गलती उस बिचौलिए की है। मैं क्यों अपने नसीब को कोसूं? पता नहीं किस गरीब घर में लाकर पटक दिया। बनाती हूँ। फिर बहू चाय बनाकर लाती है और सबको देती है। उबासी लेकर ठंड में कांपते हुए घर के सारे काम करती है। बेचारी पर स्वेटर नहीं था। पायल रोज उसका स्वेटर पहनती थी, जिससे कि वो धुल धुल कर फेड हो गया और धागे भी निकल रहे थे। अमित जी मैं आपको कुछ आपकी कंडीशन समझती हूँ। इसका मतलब ये नहीं मुझे बुरा नहीं लगता। मेरे पास रजाई थी, उस पर कब्जा कर लिया। स्वेटर था, उस पर कब्जा कर लिया। मेरे पास तो कोई कपड़े है ही नहीं। चिंता मत करो, अभी तो मेरे पास पैसे नहीं है। फिलहाल ये 500 हैं, इसमें कुछ ले आओ। इसमें तो एक ही स्वेटर आएगा। ऐसे कैसे एक स्वेटर आएगा? पायल तो 2 लेकर आती है। पायल जरा अपनी भाभी को बाजार ले जा और 500 के 2 नए बढ़िया बढ़िया स्वेटर दिला दे। ठीक है भैया। अनन्या का मुंह बन जाता है। सास की शॉल पहनकर बहू अपनी छोटी नंद के साथ बाजार जाती है। मार्केट पहुंचते ही पायल सबसे पहले अपने लिए स्वेटर देखने लगती है। भाभी देखो ना, ये वाला कितना प्यारा है। कॉलेज में सब लड़कियां जल जाएंगी। पायल पहले अपने लिए 2 स्वेटर चुन लेती है। उसके बाद अनन्या के लिए देखती है। भाभी ये वाला ले लो, ठीक ही है। लेकिन पायल ये तो बहुत पतला है। ठंड में क्या फायदा होगा इसका? अरे भाभी ज्यादा मत सोचो,
घर में रहना है, चल जाएगा। भैया, ये 2 पैक कर दो और ये एक अलग से। भाभी चलो जल्दी, मुझे लेट हो रहा है। अनन्या अपने पतले स्वेटर को हाथ में लेकर सोचती है कि क्या यही उसकी किस्मत है। माँ जी, मैं अपने लिए भी 2 स्वेटर लेने की सोच रही थी। बहू, इतना खर्च ठीक नहीं। घर में पहले से ही तंगी है, एक से काम चला ले। रात फिर से ठंड बढ़ जाती है। रजाई फिर से सबके कब्जे में आ जाती है। अनन्या फिर से पतली चद्दर में सिमट जाती है। आंखों में आंसू होते हैं लेकिन आवाज नहीं निकलती। वो सोचती है, क्या यही शादी है? क्या यही अपना घर होता है? दिन ऐसे ही बीतते जाते हैं। ठंड खत्म होती है लेकिन अनन्या की तकलीफें खत्म नहीं होती। भाभी, नमक कम है, अगली बार ध्यान रखना। अनन्या सोचती है, ध्यान तो मैं हर चीज पर रखती हूँ, बस किसी का ध्यान मुझ पर नहीं जाता। दोपहर में रिश्तेदार आते हैं। सास अनन्या को बुलाती है। बहू, चाय अच्छे से बनाना और ध्यान रखना कहीं कोई कमी न रह जाए। अनन्या पूरी कोशिश करती है, सबको चाय देती है। रिश्तेदार बोलते हैं, बहू बहुत सीधी लगती है। सास मुस्कुराकर जवाब देती है, हाँ जी, बहुत संस्कारी है। अनन्या अंदर ही अंदर हंस देती है। संस्कार का मतलब शायद सहना होता है। शाम होते होते थकान हद से ज्यादा हो जाती है। अनन्या अपने कमरे में जाकर बैठ जाती है। पतली सी चद्दर हाथ में लेती है। उसी वक्त पति अमित आता है। क्या हुआ? चुपचाप क्यों बैठी हो? कुछ नहीं। कुछ तो है। अनन्या पहली बार हिम्मत करके बोलती है, मैं थक गई हूँ। अमित चुप रह जाता है। कुछ पल की खामोशी के बाद वो बोलता है, थोड़ा समय दे दो, सब ठीक हो जाएगा। अनन्या के चेहरे पर हल्की सी मुस्कान आती है लेकिन आंखों में भरोसा नहीं होता। रात फिर से वही, रजाई सबके पास और अनन्या फिर अकेली। रात गहरी हो चुकी थी। घर के सारे लोग सो चुके थे। अनन्या को नींद नहीं आ रही थी। चद्दर को कसकर लपेटे वो छत को घूर रही थी। ठंड नहीं थी लेकिन मन में जो सर्दी जम चुकी थी वो किसी रजाई से दूर नहीं हो रही थी। उसे अपनी माँ की याद आ रही थी। माँ की वो आवाज, बेटी, ज्यादा काम मत करना, थक जाएगी। कोई नहीं था जो कहे थक गई होगी, आराम कर ले। सुबह होते ही फिर वही दिनचर्या। अलार्म की जरूरत नहीं थी, सांस की आवाज ही काफी थी। बहू, उठ जा, दूध खत्म हो गया है, नीचे से ले आए। जी माँ जी। अनन्या चप्पल पहनकर बाहर निकलती है। ठंडी हवा चेहरे से टकराती है। रास्ते में मोहल्ले की औरतें दिख जाती हैं। सब अपने अपने घरों की बातें कर रही होती हैं। एक औरत बोलती है, नई बहू है ना, बड़ी दुबली सी लगती है। काम ज्यादा कराती होंगी। अनन्या सिर झुकाकर आगे बढ़ जाती है। दोपहर में खाना बनता है। सब खाते हैं। किसी को याद नहीं रहता कि बहू ने खाया या नहीं। शाम को सास गिनती करती है, आज सब्जी ज्यादा क्यों लग गई? अनन्या चुप रहती है। रात को अमित फिर पूछता है, सब ठीक है? अनन्या हाँ कह देती है। अब उसे समझ आ गया था, कुछ बातें कहने से नहीं बदलती। वो चुपचाप लेट जाती है और सोचती है। कब तक? दिन बीतते जा रहे थे। अनन्या अब गिनती भूल चुकी थी कि कितने दिन हो गए हैं। सुबह उठना, काम करना, चुप रहना, यही उसकी जिंदगी बन गई थी। भाभी, आज मेरी सहेलियां आने वाली हैं, कुछ अच्छा सा बना देना। अच्छा, मेरे हाथों का स्वाद सबको याद रहता है, पर मेरा हाल किसी को नहीं। दोपहर तक वो थक कर चूर हो जाती है। पायल की सहेलियां आती हैं, हंसती हैं, बातें करती हैं। एक लड़की पूछती है, ये आपकी भाभी है? पायल मुस्कुराकर कहती है, हाँ, घर का सारा काम इन्हीं के जिम्मे है। सब हंस देती हैं। अनन्या सिर झुका लेती है। तू खुश तो है ना? अनन्या उसकी तरफ देखती है, कुछ पल रुकती है, फिर कहती है, हाँ। लेकिन उस हाँ में कोई आवाज नहीं थी। रात फिर वही, सबकी नींद और अनन्या की जागती आंखें। वो सोचती है, अगर मैं न होती तो क्या किसी को फर्क पड़ता? अगली सुबह अनन्या को बुखार महसूस होता है। सिर भारी है, बदन टूट रहा है। फिर भी वो उठ जाती है क्योंकि यहाँ बुखार से छुट्टी नहीं मिलती। सास रसोई से आवाज देती है, बहू, आज जल्दी नाश्ता बना देना, सबको बाहर जाना है। जी माँ जी। अनन्या चूल्हे के पास खड़ी होती है।
आंखों के आगे अंधेरा सा छाने लगता है। पायल आती है। भाभी, ठीक से बनाना। पिछली बार परांठे कच्चे रह गए थे। जी, थोड़ा सिर दर्द है। इतने में अमित बोलता है। आज इसे आराम करने दे दो, तबीयत ठीक नहीं लग रही। आराम? घर में काम कौन करेगा, बहू है या मेहमान? अनन्या सिर झुका लेती है। बस अब और नहीं। थोड़ी देर बाद सांस लौट आती है। बहू, आज मंदिर जाना है, जल्दी तैयार हो और पूजा का सामान निकाल। जी मां जी। मंदिर में सब लोग हाथ जोड़कर खड़े होते हैं। अनन्या पीछे चुपचाप खड़ी रहती है। पायल धीरे से कहती है, भाभी, अगर गिर गई तो तमाशा हो जाएगा, संभल कर खड़ी रहना। अनन्या कुछ नहीं बोलती। पूजा के बाद घर लौटते हैं। फिर वही काम, झाड़ू, बर्तन। दोपहर में अनन्या अचानक चक्कर खाकर बैठ जाती है। सास गुस्से में बोलती है, नाटक मत कर, काम टालने के बहाने मत बना। माँ, इसे सच में चक्कर आ रहा है तो डॉक्टर को दिखा दो, लेकिन काम नहीं रुकेगा। अनन्या को डॉक्टर के पास ले जाया जाता है। डॉक्टर जांच के बाद कहता है, बहुत कमजोरी है, आराम जरूरी है। आराम? ये आराम करेगी तो घर कैसे चलेगा? डॉक्टर कुछ नहीं कहता। घर लौटते ही अनन्या फिर काम में लग जाती है। रात को वो बिस्तर पर लेटी होती है। इस बार आंसू भी नहीं निकलते, बस एक खालीपन। वो सोचती है, अगर मैं सच में गिर गई तो क्या कोई मुझे उठाएगा? और इसी सवाल के साथ उसकी आंखें बंद हो जाती हैं। शरीर बिस्तर पर था, लेकिन मन कहीं और भटक रहा था। कभी मायके की याद, कभी माँ का चेहरा, कभी बचपन की वो हंसी जो अब बहुत दूर लगती थी। उसी खामोशी में उसे अपने दिल की धड़कन तेज लगने लगती है। आते ही उसे चक्कर आता है। दीवार पकड़कर वो खड़ी रहती है। इतने में सास की आवाज आती है, इतनी रात को क्या घूम रही है? जी, पानी पीने आई थी। सुबह होते ही फिर वही दिन। बुखार अब भी था, लेकिन किसी ने पूछा नहीं। अचानक अनन्या की आंखों के आगे अंधेरा छा जाता है और वो वहीं गिर पड़ती है। घर में हड़कंप मच जाता है। अमित दौड़कर आता है। अनन्या। पानी के छींटे डाले जाते हैं। कुछ देर बाद अनन्या को होश आता है। आंखें खोलते ही सबसे पहले वो सास का चेहरा देखती है। अब ठीक है ना? तो उठकर काम संभाल ले। अनन्या की आंखों से एक आंसू निकलता है, लेकिन वो कुछ नहीं कहती। शाम को माँ का भेजा हुआ पार्सल आता है। एक साड़ी, कुछ सूखे मेवे। अनन्या साड़ी को हाथ में लेकर देर तक देखती रहती है। माँ की खुशबू आती है उस कपड़े से। वो पहली बार सिसक कर रो पड़ती है, लेकिन आंसू पोंछकर फिर रसोई में चली जाती है, क्योंकि यहाँ रोने का भी टाइम तय होता है। सर्दी अब अपने चरम पर थी। रातें जैसे खत्म होने का नाम ही नहीं ले रही थी। रात को फिर वही हुआ, एक ही रजाई, खींचतान, कोई इधर खींचता कोई उधर। अनन्या को हमेशा की तरह रजाई का कोना ही मिला। आधी रात को अचानक खर खर कुतर कुतर की आवाज आई। अनन्या की नींद खुल गई। उसने देखा चूहे उसकी नई रजाई को कुतर रहे थे। हे भगवान! वह उठी, हाथ से भगाने लगी, लेकिन तब तक देर हो चुकी थी। रजाई जगह जगह से फट चुकी थी। रुई बाहर निकल आई थी। सुबह होते ही घर में हड़कंप मच गया। अब क्या करेंगे? इतनी ठंड में कैसे सोएंगे? एक भी ढंग की रजाई नहीं बची। पहली बार सबको एहसास हुआ कि जिस रजाई के लिए रोज लड़ते थे वो अब बची ही नहीं। अनन्या चुप थी, लेकिन उसका सब्र अब टूटने के कगार पर था। उसने धीरे से कहा, अगर सब मिलकर काम करें तो आज ही नई रजाइयां बन सकती हैं। सब हैरान रह गए। अनन्या ने मायके फोन किया। शारदा ने तुरंत समझ लिया। फैक्ट्री से रुई, कतरन और पुराने कवर भिजवा दिए गए। पूरा ससुराल पहली बार एक साथ बैठकर काम करने लगा। कवर से ले गए, हाथ दुखे, लेकिन काम रुका नहीं। रात के 11 बज चुके थे। 4 रजाइयां तैयार थीं। तभी अनन्या ने वो सब कह दिया जो महीनों से दिल में दबा था। मेहमान बनकर रहना गलत नहीं है, लेकिन बोझ बन जाना गलत है। हरिप्रसाद और शारदा भी चुप थे। उन्हें भी अपनी गलती का एहसास हो चुका था। इस रात हर कोई अपनी अपनी रजाई में सोया, बिना खींचतान। धीरे धीरे हालात
बदलने लगे। अमित ने नौकरी बदली, घर की हालत सुधरने लगी। सबसे बड़ी बात, अब अनन्या को अपनी रजाई में अकेले चैन से सोने का हक मिल गया था। एक रात वह रजाई ओढ़कर लेटी थी। सर्दी वही थी, लेकिन अब कंपकंपी नहीं थी। उसे माँ की बात याद आई, सर्दी में अपनी रजाई सबसे प्यारी होती है। अब वह समझ चुकी थी, रजाई सिर्फ कपड़ा नहीं होती, वो इंसान की इज्जत, हक और सुकून होती है। और इस तरह एक रजाई में पूरा ससुराल अब अलग अलग रजाइयों में सुकून से सोने लगा।